हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। फिजिक्स में वैसे आपने नॉर्मल लाइफ में महसूस किया होगा कि वर्क क्या होता है। जब भी आप कोई काम करते हैं जिससे आपको थकावट महसूस होती है उसे वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क को उससे रिलेटेड नहीं करते कि आप यू गेट टायर्ड और आप सोचोगे कि आपने कुछ काम कर लिया है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं मूव नहीं कर रही हूँ। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में, फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वर्क की, उसमें मेरे द्वारा जो काम किया गया है, मेरे द्वारा जो वर्क किया गया है वो जीरो होगा, है ना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन और हमारी डेली लाइफ की जो वर्क की डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत अलग है। ठीक है। हो सकता है हम टायर्ड हों किसी काम के लिए, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हो सकता है हमने काम नहीं किया हो, है ना। तो वर्क डन क्या है, वो हमें एक वर्क जो होता है, वर्क डन होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। और एक स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क को पढ़ने से पहले हमें स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ना जरूरी है। स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास ए कोई वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने ले लिया बी। दो वेक्टर हैं हमारे पास। तो अगर डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगी, है ना, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करूंगी, तो कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, है ना, रिजल्टेंट कुछ वैल्यू आएगी। जो ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ये क्या होगी, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी इसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी, है ना। और हमारे पास वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। लेकिन पहले डॉट प्रोडक्ट की क्लैरिटी कर लेते हैं। जब भी कोई दो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर आएगा। ठीक है। अब इसके हम कैसे निकालते हैं, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट फॉर्म। अब ये कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है, जैसे ए वेक्टर है। ए वेक्टर को जैसे हमने वेक्टर जब थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ए वेक्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं, ए एक्स, है ना, आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना। और बी वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसे दिखा सकते हैं। अब इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालती हूं, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालती हूं तो कैसे निकालूंगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, यही लिखूंगी। सेम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब यहां ए एक्स पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ए एक्स बी एक्स तो आएगा ये यूनिट वेक्टर आई डॉट आई। तो आई डॉट आई, बच्चों ध्यान रखना, आई डॉट आई इसकी वैल्यू होती है जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल कॉस, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है जब दोनों वेक्टर सेम हो और उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू, यूनिट वेक्टर की बात कर रही हूं मैं, जब दो यूनिट वेक्टर सेम हो उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर दो यूनिट वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई हमारे पास 1 हो गया। अगर हम इसको ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो इसमें बाकी कोई भी टर्म सर्वाइव नहीं करेगी, तो इसको हटा देते हैं हम, है ना। सिर्फ हमें अब ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप इसको आई डॉट जे या जे डॉट आई दोनों ही 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो इसमें सर्वाइव टर्म होगी ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1, तो यानी ए वाई बी वाई, ऐसे ही ए जेड बी जेड,
तो यानी कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें थीटा गिवन है, थीटा क्या है, गिवन है ना, और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी का क्या वैल्यू आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों जो मैं मॉड से शो कर रही हूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। दो वेक्टर है, ए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो इसके डॉट प्रोडक्ट को कैसे शो करेंगे, ए बी कॉस थीटा, है ना। कई बार ऐसा होता है मॉडुलस नहीं दिखा देता है तो इसका मतलब यही है कि मॉड उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं ले रहे उसमें, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यानी यहां पर आप देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही पॉजिटिव ही लेंगे ना, मॉड लेंगे जब। अब कॉस थीटा का ग्राफ ये देखिए, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या होता है ना, कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, हाँ इस तरह से होता है ना कॉस थीटा का ग्राफ जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसमें देखेंगे थीटा, अगर तीन सिचुएशन हो सकती है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी अगर एक्यूट एंगल है, यानी दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको बताइए थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा उस सिनेरियो में, कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका थीटा 0 हो जाए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए और उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बच्चों हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो समझ में आया आपको, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी डॉट प्रोडक्ट की बात। अब आती है हमारे पास वर्क डन। अब हम वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्क डन का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। वर्क डन, फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको थकान हो रही है तो वर्क डन आप कहते हैं कि आपने कुछ काम किया। जैसे मैं खड़ी हूं, अगर मैं यहाँ 2 घंटे खड़ी हो जाऊं और मैं खड़ी ही रहूं और मैं चलूं नहीं, चलना नहीं है मुझे, सिर्फ मूवमेंट नहीं करना, तो मैं वह फिजिकली तो थक जाऊंगी, लेकिन फिजिक्स की वर्ड में क्या है, उसको हम वर्क डन नहीं कहेंगे, है ना। वर्क को किसे कहते हैं, वर्क उसको कहते हैं कि जब आप किसी फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स, एफ, यानी कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर और वो बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कहां, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। आप यहां हैं, इस ब्लॉक को आप मूव करा रहे हैं और इस ऑब्वियसली आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आप फोर्स फॉरवर्ड लगा रहे हैं, आप बैकवर्ड लगा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि आपने कोई वर्क डन किया है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी and there is some kind of a displacement or and a body travels some distance in the direction of applied force, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं वर्क डन। और वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस ट्रेवल का। यानी आपका स्केलर प्रोडक्ट है, जब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो फिर इसका मतलब क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड, जब इसको डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे आएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है।
अब बच्चों ये बताइए इसकी यूनिट क्या आएगी। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को किस से हम कह सकते हैं, तो न्यूटन मीटर कह दीजिए, न्यूटन मीटर या जूल कह दीजिए। एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने वर्क पे एनर्जी पे काम किया था, तो उनके नेम को ऑनर करने के लिए हमने जूल लिया था। तो ऐसा यूनिट वर्क डन की क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब बच्चों जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे वर्क डन का, बताओ फोर्स का क्या होता है, M/L/T-2, और ये डिस्टेंस हो गया तो इसका L हो गया, है ना। तो क्या हो गया इसका, M/L/2T-2। ध्यान रखिए पूछ लिए जाते हैं। और वर्क डन और एनर्जी का हमेशा ध्यान रखिए, सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सीजीएस। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तब उस समय न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, डाइन, और मीटर की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। जैसे न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, वैसे डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। अब जूल और अर्ग में कोई रिलेशन भी होता है। देखिए इसको याद रखिएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। अब ये आया कैसे, आया कैसे, हम एसआई यूनिट से चलते हैं, है ना। एसआई यूनिट से चलते हैं, वर्क की यूनिट हो जाएगी 1 सपोज न्यूटन मीटर, है ना। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब एसआई यूनिट है ये, हम सीजीएस में कन्वर्ट करिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन सीजीएस में, तो 10⁵ डाइन हो गया, है ना। और मीटर को कर लिए सेंटीमीटर में, 10⁵2 सेंटीमीटर हो गया, 10⁵7 डाइन पर सेंटीमीटर, 5 + 2 7 हो गया। तो यानी ये तो हमारी जूल है, 1 जूल है सपोज, और ये क्या हो जाएगी 10 ये क्या है, अर्ग है। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁵7 अर्ग के। समझ में आया कि कैसे ये सब चीजों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, होता है। तो वैसे तो आप मेमोराइज रखिए, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए आया कैसे है, क्योंकि कई बार आप ध्यान नहीं रख पाते, तो आप इसको इन फॉर्मूलेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ, जो वर्क डन होता है क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बताइए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता चुकी हूं, जैसे मैं यहां इस ग्राउंड पे खड़ी हूं, तो मेरा ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर मैं किसी ट्रेन में बैठी हूं और वहां से मैं किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रही हूं, तो वो ट्रेन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी जहां से बैठकर मैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रही हूं, वो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो अब ये बताइए, जो W है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। भाई उसके लिए आपको W का फॉर्मूला देखना चाहिए। W का फॉर्मूला क्या होता है, F.S, डॉट प्रोडक्ट होता है। भाई फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब आप कहेंगे ये डॉट प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन हमें कैसे बताएं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब बताइए, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। फोर्स होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम के। अगर भाई किसी ऑब्जेक्ट पे, मैं यहां से देख रही हूं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो चाहे मैं ट्रेन से देखूं कहीं से भी देखूं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम के। और भाई एस होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। अब आप कहेंगे ये कैसे, एक चीज इंडिपेंडेंट है और दूसरी चीज डिपेंडेंट कैसे है रेफरेंस फ्रेम के। भाई हो सकता है मैं यहां बैठी हूं और मैं एक ट्रेन का मोशन एनालाइज कर रही हूं, उसमें कोई आदमी बैठा है, ये ट्रेन चल रही है और मैं ग्राउंड पे हूं
और यहाँ पर एक बॉक्स रखा है सपोज, तो मेरे हिसाब से तो ये बॉक्स मूव कर रहा है ना, मेरे हिसाब से तो ये बॉक्स मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रेन में बैठ गई और अब मैं बॉक्स का मोशन मूव एनालाइज कर रही हूँ, तो ट्रेन में बैठ के तो इस बॉक्स में कोई क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई डिस्टेंस या कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, जो जहां रखा था वहीं रखा है अभी भी। लेकिन अगर मैं बाहर से ऑब्जर्व हूं तो मेरे हिसाब से बॉक्स मूव कर रहा है, तो यानी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। भाई ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो डब्ल्यू भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, रेफरेंस फ्रेम पे ये डिपेंड करेगा। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और कब जीरो होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही वर्क डन में हम डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो कब W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, एफ डॉट एस, कई जगह डिस्प्लेसमेंट डी से भी डिनोट किया जाता है। तो जब थीटा 90 से कम होगा तब W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा 90 के बराबर होगा, वर्क डन 0 होगा, और थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कैसे, इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 समझिए, जैसे मैंने ये बॉल लिया, कोई बॉल है और वो बॉल फ्री फॉल करा दिया, उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट ड्रॉप किया, तो यानी बॉल यहां से जब नीचे आया उस पर ग्रेविटी लगेगी, तो ग्रेविटी का फोर्स क्या आएगा, एफ डाउनवर्ड mg, और वो नीचे ही मूव कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस, तो क्या हो जाएगा, एफ एम जी, और एस जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया एच, और इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यही तो बताया था एफ एस कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है भाई, दो मैंने ही बताया था ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा बताया था ना, तो ऐसी एफ एस कॉस थीटा हो गया, और इनके बीच का एंगल 0 है, और फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है, एम जी है ना, और डिस्टेंस सपोज एच है, और कॉस थीटा 0 है, तो एम जी एच हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी उस पर, एम जी एच, है ना। तो ये एम जी एच हमेशा याद रखिए, अगर ग्रेविटी का आपको वर्क निकालना है तो इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक, एक तो एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। अब जैसे आप एक कार्ट है ना, और हॉर्स उसे पुल कर रहा है ना, एक कार्ट है और इसको क्या है, हॉर्स पुल कर रहा है ना, यहाँ पर ये हॉर्स है, इसको पुल कर रहा है, तो पुल कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट और एफ कितना है, 0 है, थीटा 0 डिग्री है, तो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अब आता है वर्क डन 0 कब होता है। अब भाई वर्क डन कैसे होता है 0, जैसे एक कुली है, अब इसने बहुत हैवी वेट ले लिया है ना, हैवी वेट ले लिया तो फोर्स ऐसे लगाएगा ना, ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा है ना, और ये जाएगा ऐसे आगे, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। W क्या होता है, F डॉट S, तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री है, तो W 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो वो क्या होगा, हमारा फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क डन कुछ नहीं किया है, लेकिन फिजिकल वर्ड में तो यही मैं कुली कहेगा मैंने बहुत काम किया है, या आप ही उठा रहे हैं या कोई भी उठा रहा है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा अगर वो स्ट्रेट जाता है। अब देखिए, ये देखिए, ये एक पेंडुलम है, ऐसे लगता है, तो टेंशन ऐसे टी ऐसे काम करेगी, और मोशन क्या होगा, ऐसे होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट और जो टेंशन फोर्स है उसके बीच का एंगल क्या है, अगेन 90 डिग्री बच्चों, फिर भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, जब भी 90 डिग्री होगा तो 0 होगा। अब देखिए सर्कुलर वाला है ना,
थीटा यहाँ 90 डिग्री वाला करें। अब कोई ऑब्जेक्ट है हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो फोर्स कैसे है, ऐसे, और इस साइड यानी ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इनके बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यानी सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्कुलर पाथ में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन वैसे आप कहेंगे कि भाई मैं थक गया है इसको घुमाते घुमाते, है ना, तो फिर इस तरह से वर्क डन जीरो कब होता है, ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए वर्क डन नेगेटिव कब होता है ना, जब बॉडी है एक स्लाइड पे फ्रिक्शन मूव कर रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना डिस्प्लेसमेंट के, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी में, कार में, साइकिल में, तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो और डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स आप बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो गाड़ी रुकेगी, तभी तो कोई व्हीकल रुकेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में करेंगे तो आगे नहीं जाता रहेगा। तो यानी ब्रेक्स वाले सिस्टम में भी क्या है, वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स तो mg नीचे, लेकिन उठा रहे हैं ऊपर, तो फोर्स तो आप ऊपर लगा रहे हैं, है ना, ग्रेविटी से ऊपर लगा रहे हैं आप, है ना, ग्रेविटी से ऊपर लगा रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स नीचे और सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है ना। जब भी दोनों अपोजिट है इसका मतलब क्या है, आपका वर्क डन नेगेटिव है। और ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा ध्यान रखिए mgh होता है, ठीक है। तो किस केसेस में हमारा फोर्स पॉजिटिव होता है, किस केसेस में हमारा फोर्स नेगेटिव होता है, वो भी पढ़ लेना। अब देखिए हम अगर हमें हो सकता है F, अब देखिए W हमने बताया F डॉट S होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट फॉर्म में भी दे सकता है, हो सकता है F आपको दिया हो Fx I कैप, Fy J कैप, Fz K कैप, है ना, Fx है ना, ये गिवन हो, और S आपको गिवन हो X I कैप, Y J कैप, Z K कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, F डॉट S क्या आ जाएगा, Fx X, Fy Y और Fz Z। बच्चों ये वाला जो मैंने आपको बताया है ये तब है जहां F कांस्टेंट है ना, F क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इन सारे जो भी मैंने आपको चीजें बताई अभी तक, इसमें कांस्टेंट है, ये F चेंज नहीं हो रहा, है ना। जो फोर्स अभी लग रहा है हो सकता है आधे घंटे बाद भी वही फोर्स लग रहा हो, है ना। अब जब फोर्स वेरी करेगा तो उस समय क्या होगा, तो वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ अगले एग्जाम्पल में, है ना, अगले वाले इसी लेक्चर में कवर करेंगे कि फोर्स और जब फोर्स वेरी करेगा तब वर्क डन क्या होगा। अभी तो हम सिर्फ यही सीख रहे हैं कि भाई फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास, तब हमारे पास वर्क डन क्या आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, है ना। और F डॉट S इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F S cos थीटा, और जहां F और S के बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो दोनों तरीके से जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था वैसे ही इसमें पढ़ा है, और ये सब हमारा कांस्टेंट फोर्स का है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, कि अगर फोर्स हमारे पास, देखो एक सिनेरियो हम देखेंगे जब हमारे पास फोर्स क्या होगा, वेरी भी करेगा, है ना, विद डिस्प्लेसमेंट या विद डिस्टेंस कोई फोर्स वेरी भी कर सकता है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, बताइए। फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा विद टाइम, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक फोर्स एक्ट है किसी बॉडी पर I प्लस 5J प्लस 6K 7K, और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 6I प्लस 9J, 6I प्लस 9J होता है। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। भाई वर्क डन कितना होगा बच्चों, F को आप F डॉट S, भाई फोर्स कांस्टेंट ही तो है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, भाई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है,
तो मैंने क्या बताया था, आई का इसका 1 है कोफिशिएंट, तो आई का आई से तो यानी 6 और जे का जे से यानी 9 5 सा 45 और के का के से, यहाँ के का क्या है 0 है, यही तो है, तो के वाला पार्ट नहीं लेंगे, तो 51 जूल, 51 जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये 51 जूल या न्यूटन मीटर। एक क्वेश्चन है कि फोर्स दिया है 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया है 5i और जो आपका 4j और प्लस 3k, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको ये बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन एस, है ना, प्रोजेक्शन बताना है ऑफ फोर्स यानी एफ ऑन एस। बच्चों बताओ कैसे बताएंगे, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन एस, और आपको वर्क डन भी बताना है। 2 चीजें बतानी है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बताइए, पहले तो वर्क डन निकाल लेते हैं हम। वर्क डन निकालने की कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एस, है ना, तो आई का आई से यानी 15, जे का और जे से 16 एंड 5 3 50 माइनस 15 से यानी 16 जूल। भाई वर्क डन तो हमारे पास 16 जूल हो गया। अब हमसे पूछा है कि एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, भाई ये भी बताओ। बच्चों हम जानते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ है ये मैग्नीट्यूड है एफ का और ये एस का मैग्नीट्यूड है। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर है। अगर कोई भी वेक्टर गिवन है, ये ध्यान रखिए, कोई ए वेक्टर है और ये गिवन है ए एक्स आई कैप, ये वैसे वेक्टर उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तीनों आई का इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यानी आप एफ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एफ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, है ना, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 25 25 25 50, तो अंडर रूट 50 आया, है ना। ऐसे ही अगर आप एस का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इसका मॉड निकालेंगे, वो भी ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी क्या आएगा अंडर रूट 50, है ना। अब अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, यहां से देखिए कॉस थीटा निकालना है, वो क्या आएगा W अपॉन एफ एस, और W क्या है 60, F क्या है अंडर रूट 50 और S क्या है अंडर रूट 50, तो क्या आ गया 16/50, यानी कॉस, इसको देखिए 4 2 8 16 और ये 25, यानी कॉस थीटा आ गया 8/25, यानी थीटा आया कॉस इनवर्स 8/25। तो ये क्या है, एफ और एस के बीच का, यानी एफ का प्रोजेक्शन है ऑन एस। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है ना, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी चीज का ना, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भाई फिजिक्स सीखने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। देखो बच्चों, अभी तो आप जूनियर क्लासेस में हैं, लेकिन जैसे ही सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, तो उसमें आपको यही चेक किया जाता है कि आपकी एनालिटिकल पावर कैसी है, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इस तरह से हम इस की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है। अब देखिए वर्क डन हम कांस्टेंट फोर्स के लिए तो निकाल लिया, अब हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। अब आप कहेंगे वेरिएबल फोर्स क्या होता है, भाई कोई भी चीज वेरी कर रही है उसको ही वेरिएबल बोलेंगे। भाई सिंपल बेसिक डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं होती फिजिक्स की, बस उसको अलग अलग चीजों के साथ जोड़ा जाता है, यानी वेरिएबल फोर्स।
फोर्स, भाई वेरिएबल फोर्स हो गया। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत यह है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रहा है। भाई कांस्टेंट फोर्स में तो ऐसा ग्राफ होगा, फोर्स ये है और ये डिस्प्लेसमेंट है सेम। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स है बच्चों, तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बीच में ऐसा ग्राफ होगा, हो सकता है यहाँ फोर्स कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर कम जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज ये छोटा सा आपको हम ले लेते हैं छोटा सा सेक्शन, इस सेक्शन में फोर्स है F और इस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है? dr। तो W का डेफिनेशन तो हमने पढ़ा है F डॉट S। लेकिन बच्चों अब हम हर पूरे उसको स्टडी नहीं कर रहे, हम अभी पूरे फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे इस पे कितना वर्क डन होगा। ये dr है ना, तो ये होगा। तो W निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट। देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताइए भाई, इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई। हम इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से इस पूरे एरिया में कितना फोर्स लग रहा है टोटल और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही क्या है हमारे पास फोर्स और वर्क डन है इन केस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। जब आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो ये है। आप देखिए वेक्टर कैलकुलस से इसे भी इसी कर सकते हैं। सपोज एफ आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जी के कैप, और ये डी आर कैसे गिवन है? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स, एफ के बदले यहां रखिए, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप डॉट डी आर। डी आर का लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। आई डॉट आई वन, तो इसको अलग अलग पार्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। इसमें डॉट नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखिए, इसमें डॉट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जब आपने किया है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1। तो ऐसे आप इंडिविजुअली भी आप इसको, मतलब एक्स की साइड की, एक्स पर एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स, वाई और जेड डायरेक्शन में कितना। देखिए जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो वेलोसिटी और बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, है ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पढ़ा था, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था। उसमें से हमने जब देखा था, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आता है ना, इस तरह का, तो हमने क्या बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा? वर्क डन होगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसके अंडर जो एरिया होगा, जैसे यहाँ पर ये अंडर एरिया ये है, तो ये क्या शो करेगा हमारे पास? वर्क डन शो करेगा। एरिया अंडर एफ आर ग्राफ विल शो द वर्क डन बाय दिस कोई भी ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए, अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल फोर्स के। देखो वेरिएबल जब भी फोर्स होगा ना बच्चों, तो वो आर यानी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा, है ना। अब फंक्शन से कैसे होता है, क्या संबंध है? देखिए हो सकता है, मैंने बोला जब भी वेरिएबल फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा। हो सकता है वो ए आर प्लस बी अपॉन आर सी आर स्क्वायर, यानी उसमें आर जरूर आएगा, है ना। कैसे? एक क्वेश्चन लेते हैं। एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो लग रहा है 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर, और x डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स।
और कहां से कहां तक, x0 से लेकर x5 तक, x0 से लेकर x5 तक लग रहा है। तो हमें पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन भाई वेरिएबल फोर्स है, x का वेरिएबल, भाई यहाँ x डायरेक्शन में ही ले रहे हैं तो r के बदले x ले लिया है, F डॉट dr होता है तो यहाँ F डॉट dx ले लीजिए। F क्या है 7 और लिमिट कितनी दी हुई है x0 से लेकर x5, बस अब तो हो गया सॉल्व। 0 to 5 F है 7 minus 2x plus 3x स्क्वायर और dx, यही तो है। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 7 dx है ना, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है ना, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, भाई फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना होगा इनके बीच का, 0 होगा। तो यानी cos थीटा का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में मूव है, तो थीटा कितना होगा 0। तो f डॉट dx को क्या लिख सकते हैं, f dx cos थीटा यानी cos 0 डिग्री है 1 आ गया, f dx लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये है तो -2 0 to 5 x dx और +3 x स्क्वायर dx और 0 to 5। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, ये x हो गई, लिमिट क्या है 0 to 5 और ये माइनस है -2 और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 5 लिमिट आएगी और +3 इसका क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, 0 to 5 लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 7 into 5 -2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल यानी 5 क्यूब, x क्यूब तो 0 आ जाएगा, तो 35 -25 प्लस 5 की क्यूब 125, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, तो 135 जूल। आया कि नहीं आया 135 जूल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको एग्जाम्पल में ही, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, और भाई मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड वाला चीज वैसा तो नहीं है, प्रोजेक्टर टाइप का जो स्मार्ट बोर्ड होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लेडी है, एक वुमेन है, वो एक ट्रंक को पुश कर रही है एक रेलवे स्टेशन। भाई रेलवे स्टेशन उसे कुली नहीं मिला, उसने ट्रंक को पुश करना शुरू कर दिया, ठीक। अब ट्रंक को वो पुश कर रही है, यहाँ खड़ी है ना, इसको पुश किया और वो कितना फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन। अब भाई कब तक फोर्स लगाएगी, थक जाएगी ना कुछ टाइम बाद, तो वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है। और 100 न्यूटन का फोर्स कब तक लगा पाती है वो, भाई 10 मीटर तक। 10 मीटर तक चली और 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर थक गई, और फिर उसके बाद वो 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पा रही, उसके बाद वो प्रोग्रेसिवली उसका फोर्स क्या होता है, लीनियरली रिड्यूस होता है। भाई जैसे आप खुद अपने से एक्सपेरिमेंट करिए कि आप किसी चीज़ को पुश करते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, है ना, किसी चीज़ को पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप थक जाते हैं ना, तो फोर्स एकदम 0 थोड़ा ना होता है, धीरे 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 कम होता है, ठीक है। तो लीनियरली वो फोर्स कम होते होते 50 न्यूटन रह जाता है, और तब तक वो लेडी 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ठीक है, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो हमसे पूछा है कि वो लेडी के द्वारा यानी वर्क डन बाय वुमेन कितना होगा, और इस बीच भाई प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, रफ सरफेस है, ट्रंक को पुश कर रही है, तो भाई ट्रंक को जब पुश कर रही है तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, वो भाई 50 न्यूटन ही लग रहा है वो भी। तो हमें पूछा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। भाई अब आप इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये लेडी इस ट्रंक को पुश कर रही है और ट्रंक नहीं हिल रहा है, यानी उसमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, तो लेडी द्वारा वर्क कितना हो जाएगा, ये वुमेन कोई भी वर्क नहीं करेगी। अगर ट्रंक मूव ही नहीं है तो फिजिक्स की डायरेक्शन में, भाई फिजिक्स की डेफिनेशन में हो सकता है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं और हो सकता है वर्क डन 0 है। तो आपको ये देखना होगा कि भाई उसमें डिस्प्लेसमेंट,
वर्क डन के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका डिस्टेंस होना ही होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल होना ही होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो वाले केस में हमने बताया था कि भाई थीटा, और कब जीरो होता था, जब थीटा 90 डिग्री, जैसे कुली ऐसे फोर्स लग रहा है, कुली ऐसे जा रहा है 90 डिग्री, तब भी जीरो होता है। और जब भाई जब मोशन भी नहीं होगा तब भी वर्क डन जीरो होगा। तो हम पहले इसमें पूछा है भाई आपको उसको ग्राफ प्लॉट करिए। तो देखिए हमें क्या बताया है, एक लेडी है कांस्टेंट फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन का, ये 100 न्यूटन है, ये हमने फोर्स दिखा दिया है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये 50 न्यूटन है, ठीक है, ये फोर्स है। और कुछ टाइम बाद प्रोग्रेसिवली, है ना, प्रोग्रेसिवली वो 50 न्यूटन पे आ जाती है। प्रोग्रेसिवली यानी लीनियरली, है ना, लीनियर, ऐसे लीनियरली मतलब एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कहां तक आ जाएगा, 50 न्यूटन तक। और ये डिस्टेंस है ना, डी है। तो यानी यहां तक वो, है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा एक बढ़ गया, तो ये देखिए यहां इस समय ये 10 मीटर चली है जब तक 100 न्यूटन लग रहा है। और फिर जब, है ना, जब 50 न्यूटन रह जाता है तब भी कितना हो जाता है, 20 मीटर। और फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा भाई। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -50, माइनस होगा ना फ्रिक्शन, तो 50 न्यूटन। तो माइनस के लिए कैसे दिखाओगे आप, नीचे दिखाओगे नेगेटिव एक्सिस पे। ये आया कि नहीं आया ग्राफ समझ में, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स का है। फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो आप हमसे पूछा है वर्क डन। अब बताओ बच्चों वर्क डन कैसे होगा। भाई इसमें वेरिएबल फोर्स आ गया ना, वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एरिया ही तो होता है। तो वुमेन कितना वर्क करेगी, ये एरिया, इस एरिया को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो ये ले लो, है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल बन गया। और दूसरा एक ट्रेपेजियम बन गया। अब हो सकता है पूरा एरिया नहीं आ पाए, आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, हर पूरे एरिया के थोड़ा निकाल पाएंगे, तो उसको आपको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, एक ट्रेपेजियम, उससे आसानी हो जाएगी। रेक्टेंगुलर का एरिया कितना आएगा, 100, यानी ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम कितना है, ये वाली पैरेलल साइड 100 है, ये 50 है, तो 100 + 50 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये 10 आ जाएगा, सिंपल। तो ये आएगा 1000 + 150 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो 750 आ जाएगा, 1000 + 750, तो 1750 जूल। ये वुमेन के द्वारा वर्क है। अब भाई फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन है, 50, नेगेटिव फोर्स है -50 मल्टीप्लाई 100, 20 चला ना वो, तो -1000 न्यूटन, सॉरी जूल, है ना। फ्रिक्शन का फोर्स देखो, इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा नेगेटिव क्यों लिया भाई, फ्रिक्शन का फोर्स तो अपोजिट ही लगेगा। अगर लेडी वाला फोर्स हम पॉजिटिव मांग रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी कम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।